गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश सरकार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम उनके लिए जान देंगे तभी वो हम पर दया करेंगे। अंग्रेजों ने कई भारतीयों को मारा, उन्हें फांसी की सजा दी, मगर गांधी जी को हमेशा छोटी मोटी सजा होती थी। आज मैं बात करने वाला हूँ उस इंसान की जिसे लोग फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि साबरमती के संत ने बिना खड़क बिना ढाल के हमें आजादी दिला दी थी, मगर ये सच नहीं है क्योंकि 1947 के बाद तब के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने ये एडमिट किया था कि भारत को आजादी गांधी जी ने नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज ने दिलाई थी। गांधी जी भी एक इंसान थे और सबकी तरह उनमें भी कई अच्छाइयाँ और बुराइयां थी, मगर जब उनकी कमियों के बारे में बात की जाती है तब लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि स्कूलों में हमें उनके बारे में सिर्फ अच्छा पढ़ाया जाता है, मगर आंखें बंद करने से सच्चाई तो नहीं बदलती। आज इस वीडियो में हम उनकी अच्छी और बुरी दोनों साइड्स पर नजर डालेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईश्वर के दरबार में मैं महात्मा हूँ कि मैं दुष्ट आदमी हूँ, वो तो कोई नहीं जान सकता है। मुझको भी बुरा पता नहीं चलेगा कि मेरे में दुष्टता कितनी भरी है या तो मेरे में साधुता कितनी भरी है। सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी की पॉजिटिव साइड के बारे में। उनकी वजह से बहुत से लोग फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बन पाए। उनसे पहले सिर्फ वो लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे जो भारत माँ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे, फिर चाहे वो पैसा हो, परिवार हो या जान हो। उनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं था, मगर सब लोग इतना फिजिकल और मेंटल टॉर्चर कभी ना सह पाते। गांधी जी ने आजादी का रास्ता बदल दिया। वो अहिंसा लाए जिसे बहुत से लोग फॉलो कर पाए। वो चरखा लाए और जो महिलाएं घर से बाहर नहीं जा पाती थी वो घर पर चरखा चलाकर आजादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूट करने लगी। इस तरह से गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल को मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं गांधी जी की नेगेटिव साइड्स के बारे में। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। 1888 में एक फैमिली फ्रेंड की एडवाइस पर वो लॉ की स्टडीज परस्यू करने लंदन चले गए। 3 साल के बाद उन्हें दादा अब्दुल्ला जो एक मुस्लिम व्यापारी था उसने उन्हें एक बहुत ही अच्छा ऑफर दिया कि साउथ अफ्रीका चलिए, वहाँ पर एक लॉ फर्म में एक बहुत अच्छी नौकरी आपका इंतजार कर रही है, पैसे भी बढ़िया मिलेंगे। 1893 में वो साउथ अफ्रीका चले गए जब हमारा देश अभी भी अंग्रेजों का गुलाम था। 21 साल की उम्र तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे और खूब पैसा कमा रहे थे। गांधी जी रेसिस्ट थे। एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ घाना में गांधी जी का स्टैचू लगाया गया, मगर वहाँ के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन्हें गांधी जी का स्टैचू नहीं चाहिए क्योंकि वो एक रेसिस्ट है। We think that there is a problem with the statues in the sense that Gandhi has a racist past. गांधी जी ब्लैक्स को काफिर कहा करते थे और उनका मानना था कि ब्लैक्स गंदे होते हैं और जानवरों की तरह रहते हैं। साथ ही उनका ये भी मानना था कि इंडियंस और यूरोपियंस सेम होते हैं क्योंकि वो इंडो आर्यन रेस को बिलोंग करते हैं। जिस भेदभाव के अगेंस्ट वो फाइट कर रहे थे वही भेदभाव वो इंडियंस और अफ्रीकन के बीच में कर रहे थे। गांधी जी ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल थे। हमें पढ़ाया गया है कि जब एक बार साउथ अफ्रीका में उन्हें एक ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था तब उन्होंने अपने देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने की ठान ली थी और उन्होंने ऐसा करके दिखाया, मगर ये सच नहीं है क्योंकि जब उनके साथ ये हादसा हुआ तब उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ अपनी वफादारी दिखाई और उनसे कहा कि साउथ अफ्रीका में इंडियंस को अफ्रीकन के कंपैरिजन में ज्यादा राइट्स मिलने चाहिए। 1900s में गांधी जी ने अंग्रेजों की तरफ से वॉर में पार्टिसिपेट करने की भी कोशिश की, मगर अंग्रेजों ने मना कर दिया। पर उनकी लॉयल्टी को देखकर उन्हें एम्बुलेंस चलाने का मौका दिया गया। उस समय भी गांधी जी को अंग्रेजों का अफ्रीकन के अगेंस्ट वायलेंस नहीं दिखा। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश सरकार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम उनके लिए जान देंगे तभी वो हम पर दया करेंगे। ये सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग था। और आजादी की कीमत है शहादत। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही नहीं, अंग्रेजों के मन में भी गांधी जी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर था। अंग्रेजों ने कई भारतीयों को मारा, उन्हें फांसी की सजा दी, मगर गांधी जी को हमेशा छोटी मोटी सजा होती थी। दरअसल अंग्रेज उनकी हंगर स्ट्राइक से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर गांधी जी नहीं रहे तो देश में वॉयलेंस शुरू हो जाएगा, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा। उन्हें ये भी लगता था कि जब तक गांधी जी जिंदा रहेंगे तब तक वो दूसरे लोगों को भी नॉन वॉयलेंस के रास्ते पर लाएंगे। गांधी जी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते थे। वो अपने डिसीजंस को दूसरों के डिसीजंस के ऊपर रखते थे। वो दूसरों से अपनी बात उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके मनवाते थे। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तब गांधी जी से खुश नहीं थे क्योंकि वो बोस की रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे। उन्होंने इसे अपनी पर्सनल हार के रूप में लिया। वो बोस को प्रेसिडेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो किसी भी तरह से बोस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब बोस को भी लग गया था कि अगर गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया तो कांग्रेस उनकी बात नहीं मानेगी, इसीलिए अंत में हार कर उन्हें रिजाइन करना पड़ा। 1946 में
फिर से कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुए। इस बार एक तरफ से सरदार पटेल और दूसरी तरफ से नेहरू। गांधी जी ने नेहरू को सपोर्ट किया, मगर जीत हुई सरदार पटेल की। गांधी जी ने पटेल को अपना पद छोड़ने को कहा। सरदार पटेल पहले पीएम के लिए सही कैंडिडेट थे, मगर गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल ने विड्रॉ कर लिया। इंडो पाक वॉर के समय भी पाकिस्तान को 55 करोड़ रिलीज कराने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया। गांधी जी की फिलॉसफी काफी कंफ्यूज थी। वो देश में राम राज्य लाना चाहते थे। राम राज्य में कोई वॉयलेंस नहीं होता, मगर क्या राम राज्य से पहले राम ने रावण का वध किया था या फिर नॉन वॉयलेंस करते हुए रावण के आगे धरना दिया था? गांधी जी भगवत गीता को भी मानते थे। गीता में लिखा है कि हमें धर्म के लिए लड़ना चाहिए। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अगर धर्म की रक्षा के लिए हमें अपनों से भी लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए। गांधी जी देश के फ्रीडम फाइटर्स के लिए कभी खड़े नहीं हुए। भगत सिंह एक रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने अथॉरिटीज तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संसद में बम धमाका करवाया। तो वहीं गांधी जी अंग्रेजों की ना मानने वाली बातों पर भी राजी हो जाया करते थे। भगत सिंह को फांसी हुई। गांधी जी ने उनको बचाने के लिए बात की। उन्होंने भगत सिंह के फॉलोअर्स को दिलासा दिया कि वो वाइसरॉय से मिलेंगे और भगत सिंह को बचाने के लिए बात करेंगे, मगर इन बातों का कोई फायदा नहीं हुआ। भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी जी ने कोई अनशन नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि भगत सिंह ने वॉयलेंस का जो रास्ता चुना है वो उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था। मगर अंग्रेजों ने भी तो वॉयलेंस का सहारा लिया था। उनको तो सिर्फ भारत को लूटने से मतलब था। उन्होंने इतना लूटा कि देश में फैमिन की वजह से 8.5 करोड़ लोगों की जाने गई थी। अगर हम इसे कंपेयर करें तो हॉलोकॉस्ट में हिटलर ने 0.6 करोड़ जूस को मारा था। गांधी जी को फ्रीडम फाइटर्स का वॉयलेंस तो दिखा, मगर अंग्रेजों का वॉयलेंस कभी नहीं दिखा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो सरकार के खिलाफ भी अनशन करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नेहरू भगत सिंह को यूथ आइकन मानते थे, मगर गांधी जी उन्हें मिसगाइडेड यूथ। गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचा सकते थे, मगर नॉन वॉयलेंस को वॉयलेंस के ऊपर दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। एक तरफ गांधी जी भारतीयों को अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए कह रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस उन्हें अपनी आज़ादी की लड़ाई खुद लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कास्टिज्म, बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि गांधी जी कास्टिज्म के खिलाफ थे, मगर डॉक्टर अंबेडकर ने भी माना था कि गांधी जी दलित का कुछ खास भला नहीं चाहते थे। ये दिखावा तो सिर्फ इसलिए था ताकि दलित कांग्रेस को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर भारत डेमोक्रेटिक देश बनेगा तो उसमें हर एक वोट काउंट होगा। कहना पड़ेगा कि महात्मा गांधी काफ़ी दूर की सोचते थे। गांधी जी ने कहा था कि हिंदू सोसाइटी में कास्ट सिस्टम का बने रहना अच्छा है। कई दलित स्कॉलर्स का भी मानना है कि गांधी जी एक कास्टिस्ट थे जो कास्ट सिस्टम को हटाना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे बनाए रखना चाहते थे। मगर 1935 में उनके विचार बदले और तब उन्होंने कहा था कि कास्ट सिस्टम को हटाना होगा, क्योंकि ये हमारे देश के लिए हानिकारक है। गांधी पॉलिसी ऑफ नॉन वॉयलेंस। वर्ल्ड वॉर 1 में गांधी जी ने भारतीयों को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा। इसमें उन्हें हिंसा ठीक लगी। वर्ल्ड वॉर 2 में भी गांधी जी ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया। इसमें भी उन्हें हिंसा ठीक लगी, मगर खुद की आज़ादी के लिए उन्हें हिंसा मंजूर नहीं थी। यहाँ से पता चलता है कि उनकी नॉन वॉयलेंस की पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं थी। गांधी जी मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट थे, जैसे वो रेलवेज के खिलाफ थे, मगर खुद रेलवे से ही ट्रेवल करते थे। वो मेडिसिन को ब्लैक मैजिक मानते थे। जब उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को निमोनिया हुआ तब उन्हें पेंसिलिन की जरूरत थी, मगर गांधी जी ने मना कर दिया और कहा कि भगवान का नाम लो। मगर कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब गांधी जी खुद बीमार पड़े तब उन्होंने दवाइयाँ भी ली और सर्जरी भी कराई। यहाँ से पता चलता है कि उनके प्रिंसिपल्स सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते थे। गांधी जी मानते थे कि देशों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी फिलॉसफी थी आत्मनिर्भर रहना। उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि बिजनेसेस का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना होना चाहिए। ये आज के समय के हिसाब से काफी इम्प्रैक्टिकल था। गांधी जी के बारे में अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। LR बाली ने अपनी एक किताब रंगीला गांधी में लिखा था कि जब गांधी जी हायर स्टडीज के लिए लंदन गए थे तब वो मीट और अल्कोहल से तो दूर हो गए थे, लेकिन सेक्स से दूर रहना उनके लिए मुश्किल था। ब्रह्मचर्य के नाम पर गांधी जी अपनी फीमेल डिसाइपल्स के साथ व्यर्थ सेक्स एक्सपेरिमेंट्स करते थे, जिसे वो अपनी डॉक्टर
सुशीला नायर के साथ नहाते थे, 18 से 25 साल की लड़कियों के साथ सोते थे, हालांकि कुछ करते नहीं थे। बस ये सब उनका तरीका था अपनी विल पावर को टेस्ट करने का। उन्हें लगता था कि जो इंसान अपनी सेक्सुअल नीड्स पर कंट्रोल कर ले कुछ भी कर सकता है। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि गांधी जी ने ये एक्सपेरिमेंट अपनी ग्रैंड नीस के साथ किया था, जिसका नाम मन्नू था और जो उनसे उम्र में 60 साल छोटी थी। Gandhi isn't afraid of exploring his own desires. For example, his experiments with passion or love or brahmacharya, as it's called, with his own grandniece with Manu. That's it. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस जिन्ना को हम भारत के बंटवारे की वजह मानते हैं, दरअसल उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के खिलाफ थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मुस्लिम लीग बनी तो आगे चलकर भारत में बहुत दिक्कतें होंगी। मगर गांधी जी ने इस लीग को बनाकर ही दम लिया। गांधी जी के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बताई जाती है। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। ये वो समय था जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की आग सबसे तेज थी। क्या ये कोइंसिडेंस था या फिर वो ब्रिटिशर्स का एजेंट बनकर भारत में लाए गए ताकि वो इस आग पर अपनी नॉन वायलेंस की पॉलिसी के जरिए पानी डाल सकें? सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ये मानते थे कि गांधी जी की अहिंसा की अप्रोच की वजह से ही हमारी आजादी में ज्यादा समय लग रहा था। बोस और भगत सिंह की आइडियोलॉजी शायद अलग थी, मगर उन्होंने कभी भी गांधी जी की कमिटमेंट पर सवाल नहीं उठाए। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गांधी जी एक फ्रीडम फाइटर होने के साथ एक पॉलिटिशियन भी थे, इसीलिए उनकी स्पीच और एक्शन एक जैसे नहीं होते थे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भले ही उनके नाम में महात्मा लगाओ, लेकिन थे तो वो भी इंसान ही। उनसे भी काफी गलतियां हुई, इसीलिए बिना सोचे समझे हर किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। अपना दिमाग लगाना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, फिर चाहे वो गांधी हो या मोदी। किसी का भी अंधभक्त ना बनो। इसका ये मतलब नहीं है कि गांधी जी ने जो भी किया वो ड्रामा था और उनका हमारी आजादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें दूसरे लोगों की तरह उनकी भी आलोचना करनी चाहिए। वैसे आपके गांधी जी के बारे में क्या विचार हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।